वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज के इस एपिसोड की शुरुआत हमेशा की तरह हम करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एशियन मार्केट्स के बारे में। तो एशियन मार्केट्स कल म्यूटेड रहे। बेसिकली थोड़ी सी एंजाइटी है, थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी है मार्केट में कि आगे चलकर यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट्स के बारे में क्या डिसीजन लेगा। उसी के चलते थोड़ी सी एंजाइटी मार्केट में थी, ऐसा माना जा रहा है। जापान का जो स्टॉक मार्केट था वो भी अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया। जैसे कि आप जानते होंगे, जापान के स्टॉक मार्केट में रिसेंट 2-3 सालों में काफी अच्छी सर्ज देखी गई है, विच इज ऑलमोस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। 30 सालों के बाद उनका जो इंडेक्स है वो अगेन एक हाई पर पहुंचा है। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि उनकी इकोनॉमी कितने स्लोअर ग्रोथ फेज से करंटली गुजरी है। कल के मार्केट की अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स के बारे में, तो सारे जो रीजनल मार्केट्स थे वो इसी चीज को मॉनिटर कर रहे थे कि वॉल स्ट्रीट जो है यानी यूएस का मार्केट जो है वो आगे क्या रिएक्शन देता है टू फेडरल रिजर्व स्टांस। रिसेंटली जो रिसेंट सिग्नल्स आए हैं फेडरल रिजर्व से, उनके मुताबिक अभी भी इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा कंसर्न है एंड ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं देखे गए कि शायद रेट कट हाल ही में कभी होने वाला है। शायद ऐसा माना जा रहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द रिसेंट फ्यूचर, शायद कुछ महीनों के बाद ही ये होगा। तो उसी चीज को मार्केट थोड़ा बहुत प्राइस करता हुआ दिखा इस हफ्ते में। आज शाम को शायद बेटर नंबर्स ऑफ इन्फ्लेशन आने वाले, जो सेकंड रीडिंग कहते हैं इन्फ्लेशन का। जो 15 दिन पहले नंबर्स आए थे यूएस के इन्फ्लेशन के, तो उसका एक सेकंड रीडिंग जो है वो अनाउंस होगा। तो उसी को मॉनिटर करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, एंड उसी का रिएक्शन देखना होगा कि कैसे यूएस मार्केट्स पर सबसे पहले पड़ता है। चाइना के मार्केट की जहां तक बात करें, तो चाइना के मार्केट में अभी भी थोड़ी सी थोड़े जो प्रॉब्लम्स है वो इसी पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी सेंट्रल बैंक ने बहुत सारे मेजर्स लेने की कोशिश करी है अब तक, जिससे उनका जो रियल एस्टेट मार्केट है एंड उनकी इकोनॉमी इन जनरल है वो रिवाइव हो। बहुत सारे रेट कट्स करने के बाद भी अब तक वहां पर ज्यादा असर उसका पड़ा नहीं है। तो अभी भी उनका जो इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, वो अभी भी उसी के चलते थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पर दिखा कल भी। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक मेजर अनाउंसमेंट एम्फी ने एक्चुअली परसों दी थी थ्रू अ सर्कुलर। तो जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, एम्फी, उन्होंने फंड हाउसेस को एक नोटिस भेजी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो है उसमें काफी फ्रॉथ नजर आ रहा है, यानी ओवर वैल्यूएशन नजर आ रहा है। फ्रॉथ का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे ज्यादा वैल्यूएशंस जो है वो बढ़ चुके हैं, ऐसा एम्फी का यहाँ पर कहना है। तो एम्फी ने सारे असेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है एएमसीज को ये कहा है कि वो एक पॉलिसी इन प्रोसेस लाए जिससे जो इन्वेस्टर्स है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में, तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रोटेक्शन उनके लिए हो अगर इस सेगमेंट में कोई मेजर करेक्शन आता है तो इसी वजह से उन्होंने कुछ अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने को कहा है, जैसे मॉडरेटिंग ऑफ इन्फ्लोस, जो बहुत सारे एएमसीज ने ऑलरेडी किया है, कि आप इन्फ्लोस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दो ताकि नया पैसा फंड हाउसेस के पास ना जाए एंड वो कंपनीज में और इन्वेस्ट ना करे। बिकॉज करंटली प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत सारे स्मॉल कैप्स में इतने ज्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं कि उनके पास अब एवेन्यूज नहीं है टू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट दैट मनी। तो ऐसे में होता यह है कि कुछ कंपनीज जो कम मार्केट कैप पर ट्रेड होते हैं उनमें ऑब्वियसली अभी म्यूचुअल फंड हाउस को कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे में बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू सम कंपनी, तो उस वजह से उसके वैल्यूएशंस और बढ़ जाते हैं। एंड ऐसे में जो अर्निंग्स है उन कंपनीज के, उनके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो जाती है वैल्यूएशंस में। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न वाली चीज हो सकती है। तो क्लियरली एम्फी भी इस चीज से आगाह है कि हो सकता है कि इस सेगमेंट में वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हो गए हैं। तो स्मॉल एंड मिड साइज फंड्स में काफी इन्फ्लोज हो गए हैं, जिससे कंसर्न उनमें भी, अथॉरिटीज में बढ़ चुका है। सेबी ने तो ऑलरेडी इस पर एक डायरेक्टिव जारी किया ही था। सेबी जो है वो भी रिव्यू कर रहा है, कुछ स्ट्रेस टेस्ट किए जा रहे हैं कि ये सारे फंड्स जो है उनमें क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें करंटली एग्जिस्ट करिए। हो सकता है ये भी एक रीजन है कि कल इंडियन मार्केट्स में भी इंडिया का जो मेन इंडाइस था निफ्टी वाज आल्सो डाउन बाय मोर देन 1%। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप के जो इंडाइसेस थे वो भी 2% से ज्यादा डाउन थे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि थोड़ी वीकनेस कल इंडिया के मार्केट्स में भी इस वजह से दिखी गई। मीनवाइल कुछ एएमसी हाउसेस है जिन्होंने ऑलरेडी इसका कॉग्निजेंस लिया है, वो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग रीबैलेंसिंग करने में ऑलरेडी जुट चुके हैं। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा ने रिसेंटली अनाउंस किया कि दे हैव जॉइंड द लिस्ट ऑफ एएमसीज जिन्होंने स्मॉल कैप फंड में इन्फ्लोज जो है वो स्टॉप कर दिए, लमसम इन्वेस्टमेंट जो है बट वो स्टॉप कर दिए।
इससे पहले निप्पॉन और टाटा के म्यूचुअल फंड्स ने भी ये जो एक्शन है वो ऑलरेडी जारी किया था। अगली न्यूज है अबाउट इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट। तो इंडिया इज स्लोली टेकिंग चाइनाज पोजीशन, यानी चाइना की जो एक्सपोर्ट मार्केट में पोजीशन है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो धीरे धीरे इंडिया यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ डेटा जो सामने आया है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन यूके, उनका ये कहना है कि जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे चाइना की तुलना में अब बढ़ने लगा है। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बहुत सारे कंट्रीज जो है वो चाइना पर से अपना डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो यूके और यूएस में देखा गया है। तो यूके और यूएस जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है उसमें इंडिया का शेयर अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट था टू यूएस एज अ रेशियो ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट टू द यूएस, दैट हैज इंक्रीज्ड टू 7.65% इन नवंबर लास्ट ईयर, जबकि नवंबर 21 में ये 2.51% था। तो बढ़ने के बाद भी अभी भी इंडिया का एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट कंपेयर टू चाइना इज जस्ट 7.65%, बट स्टिल इट इज ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। ऐसे ही यूके का अगर हम कंपैरिजन करें तो यूके के केस में भी जो 4.79% था इंडिया का एक्सपोर्ट, वो अभी 10% होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में काफी ज्यादा ध्यान देती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे इंसेंटिव्स, टैक्स कट्स, रिबेट्स, ये सारे दिए गए हैं, सब्सिडीज भी दिए गए हैं, ताकि इंडिया बेस्ड जो कंपनीज है या फिर इंडिया में आकर कंपनीज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर के प्लांट्स जो है वो सेटअप कर सके। ये जो एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया का, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एप्पल के आईफोन्स का ही हो सकता है। एप्पल के आईफोन्स का कॉन्ट्रैक्ट फॉक्सकॉन को दिया जाता है, एंड फॉक्सकॉन ने रिसेंटली इंडिया में अपना प्लांट सेटअप किया था। तो इसके साथ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल फोन फैक्ट्रीज, उनका भी शेयर इसमें हो सकता है। सो इन चीजों की वजह से शायद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आया, बट स्टिल इट इज हार्डली 10% ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट टू दीज कंट्रीज। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि चाइना का जो एक्सपोर्ट में जो उनका जो डोमिनेंस है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट मार्केट में, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगली न्यूज है अबाउट द मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री इन इंडिया। तो मल्टीप्लेक्सेस का रेवेन्यू जो है वो, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होगी, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिप हो जाएगी टू 15% इन FY25, ऐसा अंदाज है क्रिसिल का। तो इन नंबर्स के हिसाब से जो प्रॉफिट मार्जिन है ओटीटीज में, वो थोड़े से ओटीटीज की वजह से इन मल्टीप्लेक्सेस के प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है मल्टीप्लेक्सेस की, दैट विल स्लो डाउन टू 10 to 15% इन FY25, ऐसा अंदाज है। लेकिन FY24 में करंटली जो ये साल चल रहा है उसमें ये 20 to 24% तक की ग्रोथ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़े से वाइडन होंगे, बट स्टिल क्रिसिल बिलीव्स कि वो प्री पैंडेमिक लेवल्स तक शायद नहीं आ पाएंगे। द रीजन इज कि प्री पैंडेमिक एंड करंट जो वर्ल्ड है उसमें ओटीटी का डोमिनेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। थिंग्स आर नॉट द सेम फॉर द मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री नाउ। बहुत सारे जो मूवीज है या फिर टीवी सीरीज है वो सीधा ओटीटी पर ही रिलीज किए जाते हैं, तो इससे मल्टीप्लेक्स जैसी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एक काफी मेजर डी रेटिंग इस इंडस्ट्री में देखा गया है जब से ओटीटीज का डोमिनेंस बढ़ने लगा है। ऑक्यूपेंसी की जहां तक बात आती है मल्टीप्लेक्सेस की ऑक्यूपेंसी की, तो वो 25% थी FY23 की बात मैं कर रहा हूँ, जो 16% से बढ़ गई इन FY22। सो FY22 से 23 में इंप्रूवमेंट काफी अच्छी आई है। पॉसिबली FY24 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, बट इट इज स्टिल मच बिलो द प्री पैंडेमिक लेवल जो 30 to 32% हुआ करती थी इन FY20। तो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन जो है ओटीटीज का वो बढ़ने लगा है, तो इन वजह से ये एक बेटर नंबर्स ओटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लगे हैं। तो मूवी प्रोड्यूसर्स भी अब बेटर अलाइन करने लगे हैं ऑडियंस के प्रेफरेंस को, एंड एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पाइपलाइन आने की वजह से FY24 अच्छा रहा था, एंड FY25 में भी शायद ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी मूवीज जो है वो बहुत क्रिटिकल है मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए, कि वो ये अपनी कैपेसिटीज जो है वो ऑक्यूपेंसीज एंड कैपेसिटीज जो है वो सस्टेन कर पाए एंड इंप्रूव कर पाए। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली अपडेट है रिगार्डिंग रिलायंस। तो रिलायंस ने कल लेट इन द इवनिंग दे अनाउंस्ड कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी में एक अग्रीमेंट हो गया, एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करने का जो अग्रीमेंट है वो फॉर्मली हो चुका है, जिसके हिसाब से जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ऑफ द जॉइंट वेंचर दैट इज 70,352 करोड़, यानी 8.5
बिलियन यूएस डॉलर्स का ये जेवी का जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है। पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द अबव स्टेप्स, यानी जेवी एक बार फॉर्म होने के बाद, जेवी विल बी कंट्रोल्ड बाय रिलायंस, जेवी विल बी कंट्रोल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड विल बी ओन्ड 16.34% बाय रिलायंस। 46.82% जो है जेवी की ओनरशिप वो वायाकॉम 18 के पास होगी, एंड 36.84% जो है वो डिज्नी के पास होगा। तो इन इफेक्ट 16 प्लस 46 मतलब लगभग 62-63% का जो ओनरशिप है वो इन इफेक्ट रिलायंस के पास ही होगा। इस जेवी की जो चेयरपर्सन है वो नीता अंबानी जी होंगी, एंड उदय शंकर विल बी द वाइस चेयरमैन ऑफ द स्ट्रेटेजिक अलायंस जो इस जेवी के अंडर होगा। तो अब ये जेवी विल बी वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लीडिंग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पर होगा, बिकॉज यहाँ पर स्टार का जो पूरा जो पोर्टफोलियो है ऑफ चैनल्स वो सेम जेवी के अंडर आने वाला है। तो इससे सारे असेट्स है अक्रॉस द एंटरटेनमेंट सेक्टर, जैसे कलर, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, वो अलॉन्ग विद जियो सिनेमास, तो एक बड़ा इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, बड़ा मर्जर होगा इन टर्म्स ऑफ द चैनल्स दैट आर कंट्रोल्ड। तो इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक जियो सिनेमाज एंड हॉटस्टार, इसका भी शायद इंटीग्रेशन आगे एक्सपेक्टेड हो सकता है। रिलायंस कैपिटल के बारे में अगली न्यूज है। रिलायंस कैपिटल जो कंपनी है विच वाज ओन्ड बाय मिस्टर अनिल अंबानी, दैट इज सेट टू बी डीलिस्टेड एंड इट इज गोइंग टू बी टेकन प्राइवेट बाय द हिंदुजा ग्रुप। तो ये कंपनी बहुत सालों से एक डीलिस्टिंग प्रोसेस में थी। जो रिजोल्यूशन था कंपनी का वो बहुत साल से पेंडिंग था। कंपनी बेसिकली बैंकरप्ट, बट रिजोल्यूशन जो है वो अब तक हुआ नहीं था, बिकॉज इंडिया में ये सारी चीजों के लिए बहुत टाइम लगता है। जब लेंडर्स जो है उनको कोई कमिटी अपॉइंट करनी पड़ती है एंड दे गो थ्रू वेरियस बिड्स दैट अदर बिजनेसेस पुट टू बाय द बिजनेस, एंड ये सारी चीजें अब थोड़ी सी फॉर्मलाइज हो रही है यहाँ पर। एंड रिलायंस कैपिटल के केस में इस पर यह डिसीजन लिया गया है कि जो भी इक्विटी होल्डर्स है उनकी वैल्यू जीरो को राइट डाउन हो जाएगी, यानी द कंपनी विल बी कंप्लीटली डीलिस्टेड। एनसीएलटी ने जो अप्रूव कर दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, उन्होंने अप्रूव किया है कि एक 9,650 करोड़ का रिजोल्यूशन प्लान होगा, एंड दैट इज बाय जो बिड है, दैट इज जो बिड दिया है कंपनी ने एंड जिनका एक्सेप्ट हुआ है, दैट इज इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स जो हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। एंड दे हैव डिसाइडेड कि कुछ हेयरकट लेना पड़ेगा लेंडर्स को, जो भी लेंडर्स थे उनको थोड़े लॉसेस अपने बुक्स पर लेने होंगे बिकॉज ऑफ द राइट डाउन। ऑब्वियसली उन्होंने अब तक प्रोविजन उन लॉसेस के अगेंस्ट ले ली होगी, बट रिलायंस कैपिटल की जो डेट है दैट इज ओवर 40,000 करोड़, एंड जो प्लान अप्रूव हुआ है फॉर रिजोल्यूशन दैट इज जस्ट 9,600 करोड़। तो काफी बड़ी हेयरकट यहाँ पर लेंडर्स को लेना पड़ा होगा। एंड जून 2023 में हिंदुजा ग्रुप जो है वो इधर सिलेक्ट हुई थी एज द बिडर दैट वन द राइट टू टेक ओवर रिलायंस कैपिटल, एंड उस पर एक फाइनली डिसीजन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडिगो पेंट्स। तो इंडिगो पेंट्स के जो चीफ है उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में बैरियर्स टू एंट्री अभी भी काफी ज्यादा है, एंड वो नहीं देखते कि कोई लैंडस्केप में चेंज होगा बिकॉज ऑफ बिरला ओपस। तो पिछले एक हफ्ते से पेंट सेक्टर जो है उस पर एक सबसे बड़ी जो न्यूज रही है दैट इज रिगार्डिंग बिरला ओपस। आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है ग्रासिम इज गोइंग टू एंटर द पेंट्स बिजनेस। इंडिगो पेंट्स के चीफ का कहना है कि बैरियर्स अभी भी काफी ज्यादा है एंट्री के। उनका एक सिंपल थीसिस इस पर यह था कि पेंट की जो डिमांड है वो इस पर ज्यादा डिपेंड करती है कि पेंटर्स कौन सा पेंट करना चाहते हैं रादर देन द कस्टम, जो कई मायनों में एक काफी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है। उनके कमेंट्स ऐसे टाइम पर आ रहे हैं ऑब्वियसली जहां पर ग्रासिम ने पिछले ही हफ्ते अनाउंस किया कि दे प्लान टू जनरेट ₹10,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो काफी बड़ा उनका प्लान है। दे प्लान टू बिकम द नंबर 2 प्लेयर इन इंडियाज पेंट इंडस्ट्री आफ्टर एशियन पेंट्स। तो जो ब्रांड चॉइस है दैट इज डिक्टेटेड बाय द लैक्स ऑफ पेंटर्स एंड पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स अक्रॉस द कंट्री इज व्हाट द इंडिगो पेंट्स चीफ सेड। एंड उनका ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर ग्रासिम यहाँ पर आने वाला है तो सारे बाकी प्लेयर्स अपना एड स्पेंड जो है वो बढ़ा देंगे। मोर और लेस यू विल सी द सेम अमाउंट ऑफ एड स्पेंड, ऐसा भी उनका यहाँ पर कहना था। इंडिगो पेंट्स एक्चुअली खुद एड्स पर ज्यादा ज्यादा स्पेंड करता है। इट वाज 7.5% ऑफ द टोटल सेल्स, बट वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस विल कम डाउन टू 6.5% इन दिस फिस्कल। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वोडाफोन आइडिया। कल की न्यूज में आपने ये पढ़ा होगा, ये देखा होगा गौरव सर के वीडियो में कि वोडाफोन आइडिया का एक 45,000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान जो है वो अप्रूव हो गया है। बट इसके बाद भी कल स्टॉक काफी ज्यादा नीचे रहा था, एंड कुछ कंसर्न्स जो है कंपनी के गोइंग कंसर्न में, यानी कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगी कि नहीं, वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं। वो अभी भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दैट्स द मेन रीजन व्हाई all these things seem to be ongoing right now. तो जो अप्रूव्ड फंड रेजिंग इनिशिएटिव्स है उनके अनुसार
अराउंड 20,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग है, दैट विल बी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें से प्रोमोटर्स खुद अराउंड 2,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो एक्सटर्नल इन्वेस्टर शायद यहाँ पर आ सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर आ रही है। बट द थिंग इज कि वोडाफोन आइडिया पर बहुत सारी डेट्स है उनकी उनकी अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो दे हैव ऑलमोस्ट मोर देन 2 लाख करोड़ ऑफ डेट दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑन देयर बुक्स, एंड जिसकी एक मेजर रीपेमेंट FY 26 में आने वाली है, जहां पर दे विल हैव टू पे दे विल हैव टू रीपे ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ ऑफ डेट आउट ऑफ दिस 2 लाख करोड़ डेट, एंड आगे आने वाले सालों में भी उनको बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने होंगे। तो अभी भी देर इज अनसर्टेनिटी वेदर द कंपनी विल बी एबल टू जनरेट सो मच इन्फ्लोज फ्रॉम देयर बिजनेस। तो अभी तक बिजनेस को बनाए रखना एक बहुत मेजर चैलेंज होगा। इसी के चलते बाकी जो दो प्लेयर्स है, भारती एयरटेल एंड जियो, उन्होंने ऑलरेडी अपना 5G स्केलिंग शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे कस्टमर्स दे आर ऑलरेडी लूजिंग, वोडाफोन आइडिया इज ऑलरेडी लूजिंग मोर देन 1 to 2 मिलियन कस्टमर्स एवरी मंथ टू एयरटेल एंड जियो। सो ऐसे में they are already losing customers, they don't have money to finance the 5G spectrum जो उनको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा फॉर देयर कस्टमर्स। तो ऐसे में इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन फॉर द कंपनी, बहुत मुश्किल सी सिचुएशन है। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस फंड रेजिंग प्लान्स अभी भी मार्केट को उतना अश्योरेंस नहीं मिला है कि द कंपनी विल बी आउट ऑफ द ट्रबल्ड वाटर्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पे हम बढ़ते हैं, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो आज यहाँ पर किस चीज की बात होगी? तो रिसेंटली रेडिट जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने फाइलिंग्स किए इन द यूएस विद द यूएस रेगुलेटर कि वो अपना आईपीओ लाना चाहते हैं। तो ऐसे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उनके जो प्रोस्पेक्टस है उसमें देखी गई। तो आपको शायद याद होगा कि 2-3 साल पहले रेडिट पर एक कम्युनिटी है वॉल स्ट्रीट बेट्स करके। तो दिस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जो यूएस मार्केट में होते हैं। तो उस कम्युनिटी पर देयर आर मोर देन मिलियन मेंबर्स। तो उस कम्युनिटी ने अचानक डिसाइड किया था 2-3 साल पहले कि वो गेम स्टॉप जैसे कुछ जो स्टॉक्स है वो उनको वो रैली करवाएंगे। इट वॉज अ कम्युनिटी बेस्ड अटेम्प्ट कि सब जनों ने एक ट्रेंड चालू कर दिया उस पर कि हम इस कंपनी को खरीदेंगे चाहे वो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे भी हो। एंड ऐसे इसी के चलते गेम स्टॉप का जो वैल्यूएशन है वो बहुत बढ़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मास यूफोरिया ऑन दैट कम्युनिटी कि इस स्टॉक को बाय करना है। तो अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि रेडिट अब जब आईपीओ करने जा रहा है, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में एक रिस्क ये बताया है कि कुछ रेडिट के सब रेडिट्स, यानी रेडिट ये कह रहा है कि हमारे ही वेबसाइट पर कुछ ऐसे जो सब रेडिट्स है लाइक वॉल स्ट्रीट बेट्स, कुछ कम्युनिटीज है लाइक वॉल स्ट्रीट बेट्स, तो उनकी वजह से हमको थ्रेट हो सकता है, ऐसा रेडिट का कहना है एज पर देयर डीआरएचपी। तो वॉल स्ट्रीट बेट्स का उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि कैसे इन द पास्ट दैट हैज बीन अ रीजन फॉर द स्टॉक्स गेटिंग मैनिपुलेटेड। तो ऐसी चीज हमारे साथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर ओन प्लेटफॉर्म, ऐसा उनका कहने का यहाँ पर मतलब है। नाउ whether the company is trying to show off by saying कि हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है that we can influence our own stock price or not, that remains to be seen, but the thing is कि it was very amusing to see कि Reddit ये कह रहा है कि हमारा खुद का प्लेटफॉर्म हमारे लिए थ्रेट हो सकता है कि अगर ऐसी कम्युनिटी पर सारे लोग डिसाइड कर देते हैं कि हम रेडिट के स्टॉक को ही गिराएंगे, तो वो कंपनी के लिए एक रिस्क हो सकता है, ऐसा उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में स्टेट किया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड शेयर करिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वेबसाइट investor.in को भी विजिट करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, मॉडल पोर्टफोलियोज है, आप जरूर इस प्रोडक्ट को चेक कीजिए। बहुत अच्छे डिस्काउंट भी आपको मिलेंगे इफ यू कॉन्टेक्ट आवर रिलेशनशिप से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।